वेलकम टू रिवीजन एकेडमी। मैं हृकेश अशोक दुबे। आज मैं आपके साथ 12th फिजिक्स लेसन नंबर 6 सुपर पोजिशंस ऑफ वेव डिस्कस करने जा रहा हूं, तो बने रहें एंड तक। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन होने वाला है। तो अगर मुझे सुपर पोजिशंस ऑफ वेव्स के बारे में जानना है तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स के सवाल जवाब हमें करने चाहिए। इन क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना चाहिए जिससे हमें वेव्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ वेव मोशन, हमारा सबसे पहला सवाल है, वेव मोशन क्या होता है। तो इसका आंसर कुछ ऐसे है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम अ पॉइंट इन अ मीडियम टू अनदर पॉइंट इन अ मीडियम विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर बिटवीन द पॉइंट इज डिफाइंड एज द वेव मोशन। देखिए, वेव मोशन को डिफाइन करने के लिए मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट हैं किसी भी मीडियम में। अब यहाँ से मीडियम में क्या ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी एंड मोमेंटम। ये वेव के फॉर्म में आपका एनर्जी और मोमेंटम गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ मीडियम। ओके, यहाँ पे कोई भी मैटर ट्रांसफर नहीं होता। ओके, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। इस दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी मैटर ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर होता है। इसी को कहते हैं वेव मोशन। और क्या होता है वेव मोशन, प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। एक्चुअल में वेव मोशन क्या होता है, ये आगे क्यों बढ़ता है, डिस्टर्बेंस की वजह से बढ़ता है। देखिए, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, लेकिन डिस्टर्ब होने के कारण ये ऊपर और नीचे की तरफ मुड़ गया है, ये डेविएट हो जाता है। दैट इज डेविएशन फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट और इक्विलिब्रियम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन अ रेगुलर एंड ऑर्गेनाइज वेव। ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो डेविएशन होता है इसके रेस्ट, इसे रेस्ट या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। ओके, इस जगह पे रेगुलर वे में ऑर्गेनाइज तरीके से ये डिस्टर्बेंस आता है, इसी को वेव मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा वेव और ये इसका प्रोपोगेशन, यानी ये जो आप इस डायरेक्शन में घूमता हुआ देख रहे हैं इसी को कहते हैं वेव मोशन। इसका डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस दिशा में है। ओके, इसे कहते हैं वेवलेंथ। दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, उसी को वेवलेंथ कहते हैं। ओके, जो हाइट होता है इक्विलिब्रियम से, जो हाइट होगी क्रेस्ट या थॉट की, उसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, जितना ये नंबर ऑफ आएगा उसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे। नंबर ऑफ वेव्स इज रिप्रेजेंटेड द फ्रीक्वेंसी, ये आपका वेवलेंथ लैम्बडा है। ओके, नीचे वाले को थॉट कहते हैं, ऊपर वाले को क्रिस्ट। ओके, तो इसे याद रखना है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वेव पल्स। वेव पल्स क्या होता है, अ पल्स वेव और पल्स ट्रेन, अ रेक्टेंगुलर वेव इन अ नॉन सिनोइडल वेव फॉर्म दैट इज पीरियोडिक वर्जन ऑफ अ रेक्टेंगुलर फंक्शन। देखिए, ये जो वेव पल्स, इसको दूसरा वेव ट्रेन भी कहते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर नॉन सिनोइडल वेव फॉर्म होता है। ओके, ये पीरियोडिक वर्जन होता है, इट्स ऑल्सो पीरियोडिक। ये रेक्टेंगुलर फंक्शन शो करता है। ओके, इट इज हेल्ड हाई परसेंटेज ईच साइकिल पीरियड कॉल्ड द ड्यूटी। इसके पास बहुत ही हाई परसेंटेज साइकिल्स पीरियड्स होते हैं जिसे ड्यूटी कहा जाता है, ड्यूटी साइकिल बोला जाता है। फॉर अ रिमाइंडर ऑफ ईच साइकिल इज रो, और बचे हुए ये रिमाइंडर ईच साइकिल, हर एक साइकिल के लिए थोड़ा कम होता है। पल्स वेव आर क्रिएटेड बाय सिंगल डिस्टर्बेंस सच एज ड्रॉपिंग ऑफ अ रॉक इनटू अ वाटर। पल्स वेव कैसे बनते हैं, जैसे कि ये एक सिंगल डिस्टर्बेंस के कारण बनता है। जैसे कि आप एक पत्थर को पानी में डालो तो जो वेव प्रोपोगेट होगा उस डायरेक्शन में, उसे ही बोलते हैं। तो ये है हमारा वेवलेंथ है ये। ओके, लैम्डा, ये वेलोसिटी ऑफ द वेव इस डायरेक्शन में है, दिस इज द हाइट एम्पलीट्यूड। ओके, एट टाइम t0 पे इसका पोजीशन ये था, बट एट टाइम t1 पे इसका पोजीशन ये हो गया। मतलब कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द टाइम ये आगे की तरफ बढ़ते रहता है। एज द टाइम पासेस द वेव्स आल्सो प्रोपोगेट इन सर्टेन डायरेक्शन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज गिव यू वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी ले रखा है। ओके, ये क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। वेव्स की कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अगर ये मैं डिस्कस करूँ, ऑलरेडी मैंने पीछे डिस्कस किया है, लेकिन फिर से मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं वेव्स की, जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, पीरियड एंड स्पीड, वेलोसिटी। ओके, नो, अब देखिए, ये है मेरा वेव, दिस इज द माई वेव, आप इसे देख सकते हैं, ये मेरा वेव फॉर्मेट है। ओके, तो ये ऊपर वाले एंड को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्ट, नीचे वाले को थॉट। ओके, इसको थॉट बोलते हैं। दो सक्सेसिव क्रिस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे एक वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, एक वेवलेंथ यहाँ से यहाँ
कहीं से भी आप दो सक्सेसिव, यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट का अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं तो ये भी वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट से आप ये पॉइंट का डिफरेंस देख रहे हैं तो ये भी वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम से दूरी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ओके। हमने ऑलरेडी एम्पलीट्यूड के बारे में भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसवर्सिव वेव्स और ऑक्सीलेशन, ये डायरेक्शन बता रहा है किस डायरेक्शन में इनका ऑक्सीलेशन हो रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। वेव पासिंग अ गिवन पॉइंट पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गई, कितना वेव्स पर सेकेंड में कितने पॉइंट से पास हो रहा है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या फ्रीक्वेंसी मेजर जो हर्ट्ज में होता है उसका एक दूसरा भी है ऑक्सीलेशन पर सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन होता है उससे फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। और ये डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन है, यानी वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है ये हमें पता चल गया है। नाउ हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन अ वेव प्रोपोगेट्स, क्या होता है जब वेव प्रोपोगेट होता है। तो देखिए क्या बोला है, अ वेव कैन बी थॉट एज अ सेट ऑफ डिस्टर्बेंस और ऑक्सीलेशन दैट ट्रेवल थ्रू स्पेस टाइम अकॉम्पेन्ड बाय अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। देखिए ये जो वेव को हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये डिस्टर्बेंस होता है या ऑक्सीलेशन होता है जो स्पेस टाइम में ट्रैवल करते रहता है, और ये क्या अकॉम्पेन करता है, इसका मेन लक्ष्य क्या होता है, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के कारण अस्तित्व में आता है, ओके। नाउ द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इट्स ऑक्सीलेट, ओके, फॉर ट्रांसवर्स वेव्स। क्या बोला गया है कि जो डायरेक्शन होता है वेव के प्रोपोगेट होने का, वेव के आगे बढ़ने का, वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन होता है उसके ऑक्सीलेशन का, ओके। ट्रांसवर्स वेव्स में, ट्रांसवर्स वेव्स के लिए बोल रहे हैं ये। एंड अ वेव डज नॉट मूव मास इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज ट्रांसफर एनर्जी। वेव कभी भी मास को मूव नहीं करेगा, ये सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर मैं प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करूँ तो देखिए क्या होता है, यहाँ से ये वेव्स मैं जनरेट कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे क्या ले रखा है हमने, डिस्चार्जिंग स्पार्क और ऑक्सीलेटिंग मॉलिक्यूलर डायपोल यहाँ पे सेटअप कर दिया है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एरिया आप देख रहे हो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रेड एरिया है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ओके। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ओके। तो ये इसके डायरेक्शंस हैं, सो यू कैन मेमोराइज इट। यही होता है जब आपका कोई भी वेव प्रोपोगेट करता है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं ये हमको बताना है, ठीक है। अब मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स दैट रिक्वायर अ मीडियम इन ऑर्डर टू ट्रांसफर एनर्जी अवे फ्रॉम देयर सोर्स। क्या होता है, मैकेनिकल वेव एक ऐसा वेव होता है जिसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, वो किसी मीडियम से ही अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर पाएगा, सोर्स से दूर ले जा पाएगा, ओके। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स आर अर्थक्वेक ट्रैवलिंग थ्रू द लेयर। एक एग्जांपल ले लीजिए अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को ट्रैवल करने के लिए अर्थ लगेगा ही, मतलब जमीन लगेगा ही, ठीक है, तभी भूकंप आएगा ना, यानी कांपने के लिए, भू को कांपने के लिए, भूकंप को आने के लिए भूमि लगेगी। अर्थक्वेक के लिए अर्थ की रिक्वायरमेंट होगी, तो अर्थ क्या हो गया यहाँ पे हमारा, एक मीडियम हो गया इस वेव को ट्रैवल करने के लिए। क्वेक क्या हो गया, वेव हो गया, ओके। नाउ विद इन द अर्थ साउंड वेव्स आर ऑल्सो मैकेनिकल वेव्स दैट ट्रैवल थ्रू द एयर, वाटर एंड सॉलिड मीडियम। अब यहाँ पे साउंड को भी एक वेव माना गया है, मैकेनिकल वेव बोलते हैं हम। साउंड हमारा एक मैकेनिकल वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए हवा, पानी या किसी सॉलिड मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स देखूँ तो हमारे पास मेनली एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, दूसरा ट्रांसवर्सिव वेव है, ओके। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, ओके। तो ये आपका कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, इस प्रकार से ये ऐसे आगे की तरफ प्रोपोगेट होते जाएगा। ट्रांसवर्सिव वेव्स की अगर बात करूँ, पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। अब ट्रांसवर्सिव वेव्स में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है डायरेक्शन ऑफ द वेव्स के लिए, ओके। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखूँ तो ये है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शॉर्ट में हम ईएम वेव्स बोलेंगे। वेव्स दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द वाइब्रेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है ये कैसे क्रिएट होता है, ये वाइब्रेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में होने के कारण क्रिएट होता है। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई वाइब्रेशन हो रहा है तो उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होंगे। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कंपोज्ड ऑफ द ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कंपोज्ड करता है, क्या रहता है उसके पास,
उसके पास ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं। नाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूँ तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक डायग्राम प्रिपेयर रखा है। यहाँ पे हम रेडिएशंस देखेंगे, ये हमारे रेडिएशंस से किस प्रकार के रेडिएशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओके, उनका वेवलेंथ, यहाँ पे उनका वेवलेंथ राइट डाउन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अबाउट द साइज, अब ये रेडिएशन और ये वेवलेंथ किस साइज के ऊपर मेनली इफेक्ट करते हैं, कहाँ इनका ऑब्जर्वेशन होता है, वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इस साइड वाले यानी यहाँ के जो एरिया है वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, शॉर्ट वेवलेंथ, हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलेगा। इसके अपोजिट में लॉन्ग वेवलेंथ अगर है तो उसकी लो एनर्जी होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी। नाउ तो हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। नाउ तो रेडियो वेव्स अगर देखो तो 10⁻³ उसका वेवलेंथ होता है, ये बिल्डिंग्स के द्वारा ऑपरेट होता है। फिर हमारे पास माइक्रोवेव्स आते हैं जिनका 10⁻⁻1, ये ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ओके, माइक्रोवेव से हमें बचना चाहिए। इंफ्रारेड यानी 10⁻⁵। ओके, इंफ्रारेड को कौन कौन डील कर सकता है ये देख लीजिए ना, और ये उनका वेवलेंथ दे रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये पीछे की तरफ जा रहा है इसका जो वेवलेंथ है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है और वेवलेंथ छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आप यहाँ पे विजिबल देख सकते हैं 5 × 10⁻⁶ विजिबल रेंज का वैल्यू है। ये अल्ट्रावायलेट यानी 10⁻⁸, एक्सरे का वेवलेंथ 10⁻10 एंड गामा रेज लास्ट वन 10⁻12 इसका वेवलेंथ होता है, ठीक है। गामा रेज मेनली न्यूक्लियर एटॉमिक न्यूक्लियस में ही यूज़ होता है, ठीक है गाइस। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे क्या बोला है, क्या डिफरेंस होता है, हाउ आर द मैकेनिकल वेव्स डिफर फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, किस प्रकार से मैकेनिकल वेव्स अलग होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है ये सिर्फ वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, एम्प्टी स्पेस में ट्रैवल कर सकता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। बट मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रैवल, यानी वैक्यूम एम्प्टी स्पेस में मैकेनिकल वेव ट्रैवल नहीं कर सकता, आप स्पेस में बातें नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। ओके, दे नीड अ मीडियम टू ट्रैवल सच एज वाटर, एयर। अब मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि पानी, हवा। ओके, द रिपल्स इन अ पॉन्ड आर एग्जाम्पल ऑफ अ मैकेनिकल वेव्स। आपने कभी अगर किसी पॉन्ड में, किसी तालाब में अगर कोई रिपल्स यानी कि पत्थर डाला होगा तो उससे देखिए रिपल्स बनते हैं, वो रिपल्स भी मैकेनिकल वेव के ही एग्जाम्पल हैं, उसको भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम लगेगा ये। वेयर एज अब अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंक्लूड लाइट एंड रेडियो सिग्नल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन कौन आ जाता है, लाइट आता है, रेडियो सिग्नल्स आता है, विच कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम एंड स्पेस, या आसानी से वैक्यूम और स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल्स ले रखे हैं। ओके, मैं ये आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ तो आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल वेव्स और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, रिक्वायर्ड मीडियम, मैकेनिकल वेव्स को क्या लगता है, मीडियम लगता है ट्रैवल करने के लिए। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, कंप्रेशनल वेव्स, ट्रांसवर्सिव वेव्स। इसके एग्जाम्पल हैं साउंड वेव्स, सिस्मिक वेव्स, रोप्स और स्ट्रिंग वाटर वेव्स। ओके, लेकिन इन दोनों में एक कॉमन चीज़ है, ट्रांसमिटेड एनर्जी डू नॉट ट्रांसफर मैटर। ये दोनों ही काम एक ही, दोनों का वैल्यूज़ जो है वो लगभग एक जैसा ही होता है, ये सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी मैटर ट्रांसफ़र नहीं करते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करूँ तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम एंड एम्प्टी स्पेस, या आसानी से वैक्यूम और एम्प्टी स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। इनमें मेनली आपको ट्रांसवर्सिव वेव्स ही देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल आप लाइट का ले सकते हो। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या होता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। दिस मीन दैट द प्रोपोगेशन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज पैरेलल टू द एनर्जी वेव्स प्रोपोगेशन डायरेक्शन। क्या बोला है, इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोपोगेशन होता है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स का, ये पैरेलल होता है किसके, एनर्जी वेव्स ऑफ प्रोपोगेशन डायरेक्शन के। ओके, व्हेन द एटम्स आर सेंट इन वाइब्रेशन दे मूव बैक एंड फोर्थ। जब भी एटम वाइब्रेशन में जाते हैं तो अपनी जगह से आगे पीछे हिलने लगते हैं। दिस कंटिन्यू बैक एंड फोर्थ मोशन रिजल्ट इन हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर रीजन इन द मीडियम। अब ये कंटिन्यू बैक एंड फोर्थ की वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन कहाँ बन जाता है, मीडियम में बन जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कंप्रेशन की बात करूँ तो हाई प्रेशर रीजन हो गया, अगर मैं रेयर प्रेशर की बात करूँ तो वो लो प्रेशर रीजन हो गया। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रोग्रेसिव वेव। व्हाट इज अ प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव क्या है उसके बारे में देखेंगे। ओके, अ वेव इन विच द
Disturbance produced in the medium travel in a given direction continuously without any dumping and obstructing from one particle to another is a progressive wave or a traveling wave, that is the sound. क्या बोला गया है, अगर कोई वेव डिस्टर्ब हो गया है, अभी मान लीजिए कि आपने एक पत्थर को पानी में फेंक दिया, जैसे ही आप उसे पानी में फेंकेंगे वहां पे रिपल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे. अब ये कंटिन्यूसली एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागते रहेंगे. साउंड भी कंटिन्यूसली एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करते रहता है. ओके, ये डिस्टर्बेंस है. अभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज अवर डिस्टर्बेंस. ये प्रोड्यूस हो गया है एक मीडियम में, जैसे कि रिपल्स वाटर में प्रोड्यूस हो गए हैं, साउंड एयर में प्रोड्यूस हो गया है. ओके, तो ये क्या हो गए हैं, ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो गया है और ये ट्रैवल कर रहे हैं कंटिन्यूसली गिवन डायरेक्शन में. ये लगातार एक दिशा में ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं. देयर डायरेक्शन आर गिवन, जा रहे हैं विदाउट एनी डंपिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन, बिना रुके और बिना उनके गिरे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं एक पार्टिकल से अनदर पार्टिकल तक. फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल दे कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग. इसे ही हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, इसे ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं. एक एग्जांपल ले सकते हो आप साउंड का. अ प्रेशर वेव कंसिस्टिंग, अब साउंड के अंदर क्या होता है, साउंड एक प्रेशर वेव होता है, उसके पास कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन होता है जो ट्रैवल करता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द वेव. अब इसमें कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन ये दोनों ही गिवन डायरेक्शन में ट्रैवल करते रहते हैं. ठीक है नाउ, अब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये उनका वेवलेंथ है. ओके, फ्रॉम हियर टू हियर वेवलेंथ. ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये उसका एम्पलीट्यूड है और ये वेव का प्रोग्रेशन का डायरेक्शन है. ठीक है नाउ, अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे. नाउ अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव. क्या प्रॉपर्टीज है प्रोग्रेसिव वेव की, ये डिस्कस कर लेते हैं. पहला पॉइंट, ईच पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन. हर एक जो पार्टिकल है मीडियम के अंदर वो सेम टाइप का ही वाइब्रेशन देगा, उनके वाइब्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा. पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट द देयर मीन पोजीशन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा और एक सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करेगा. ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. जितने वाइब्रेटिंग पार्टिकल हैं मीडियम के अंदर उनके पास सेम एम्पलीट्यूड होगा, सेम पीरियड होगा और सेम फ्रीक्वेंसी होगी. The phase, that is the state of vibration of a particle, change from one particle to another. अब यहाँ पे क्या बोला है, जो फेज है यानी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है पार्टिकल का, वो चेंज होगा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक. नाउ नो पार्टिकल रिमेन परमानेंटली एट रेस्ट. कोई भी पार्टिकल हमेशा के लिए रेस्ट पे नहीं रहेगा. ईच पार्टिकल कम टू रेस्ट मोमेंटली वाइल एट द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ वाइब्रेशन. कुछ मोमेंट्स के लिए पार्टिकल अपने रेस्ट पोजीशन पे आएंगे और फिर से वो अपने एक्सट्रीम पोजीशंस पे चले जाएंगे. द पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशन. पार्टिकल मैक्सिमम, सबसे ज्यादा उसकी वेलोसिटी तब होगी जब वो अपने मीन पोजीशन से पास हो रहा होगा. ड्यूरिंग द प्रोग्रेशन ऑफ द वेव्स एनर्जी इज ट्रांसफर अलॉन्ग द वेव्स. जब भी ये प्रोग्रेशन ऑफ वेव होगा तो एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर होगी, उसके वेव फॉर्म से ही ट्रांसफर होगी. एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड अलॉन्ग देयर वेव. ओके, देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ मैटर. कभी भी जब भी वेव होगा तो वेव सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, वो मैटर को ट्रांसफर कभी नहीं करेगा. ओके, द वेव प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम विथ अ सर्टेन वेलोसिटी. जब भी वेव प्रोपोगेट करेगा किसी मीडियम के अंदर से, उसके पास एक सर्टेन वेलोसिटी होगी, उसकी एक खुद की स्पीड होगी. दिस वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम. अब उसके पास कितनी वेलोसिटी है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस मीडियम की प्रॉपर्टी क्या है. प्रोग्रेसिव वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स. प्रोग्रेसिव वेव दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांसवर्सिव वेव्स एंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. इसे आप लोगों को याद रखना है बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव्स. In transversal waves, vibration of a particle are perpendicular to the direction of a propagation of wave. क्या होता है ट्रांसवर्सिव वेव में, जो वाइब्रेशन होता है पार्टिकल का वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के एंड प्रोड्यूस क्रेस्ट एंड थ्रोट इन देयर मीडियम. इन ट्रांसवर्सिव वेव्स में देखिए क्या होता है, द वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोपोगेशन. मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो जो वेव है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. ओके, प्रोड्यूस क्रेस्ट एंड थ्रोट इन देयर मीडियम ऑफ ट्रैवल. वो ट्रैवलिंग मीडियम में
एक क्रेस्ट एंड थ्रॉट बनाएंगे, यानी ये देखिए एक ऊंचा एरिया और एक ऐसे डाउन बेस एरिया बनाएंगे। ओके, नो लॉन्गिट्यूडनल वेव वाइब्रेशंस ऑफ अ पार्टिकल प्रोड्यूस कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वाइब्रेशन होता है पार्टिकल का वो प्रोड्यूस करता है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, ओके, डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द वेव में। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव इज फॉर द साउंड एंड ट्रांसवर्सिव वेव इज फॉर द सिंपल वेव्स। ओके, तो साउंड में ही हमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। नाउ both the transversive as well as the longitudinal mechanical waves are propagate through the solid, but only longitudinal waves can propagate through the fluid। अब क्या बोला गया है, हमारे पास दो वेव्स हैं, ट्रांसवर्सिव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये दोनों ही मैकेनिकल वेव्स हैं और ये दोनों ही किसी भी सॉलिड मीडियम से प्रोपोगेट हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसा है जो किसी फ्लूइड से प्रोपोगेट हो सकता है, यानी किसी फ्लूइड मीडियम से प्रोपोगेट होकर आगे बढ़ सकता है। ठीक है, नाउ अब हमने यहाँ पे एक इक्वेशन ले रखा है, देखिए y और यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट हैं y के x एंड t, ओके, इज इक्वल टू फंक्शन x माइनस वी टी। ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें x क्या है। x पोजीशन है पार्टिकल का, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन स्पेस। t क्या है, हमारा टाइम है, तो ये पोजीशन एंड दिस इज योर टाइम। v इज योर वेलोसिटी, f इज द फंक्शन। अब ये जो एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं, f ऑफ x माइनस वी टी। ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ है एट जब आपका x इज इक्वल टू 0 था, यानी जब पार्टिकल की पोजीशन 0 थी एट टाइम t पे, तो उस वक्त टाइम कितना हो रहा था, t प्लस v डैश बाय x डैश बाय v हो रहा था। ओके नाउ, तो अब हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है y एक्स टी इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस वी टी, ये प्रोग्रेसिव वेव है जो ट्रैवल कर रहा है एक पॉजिटिव x डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड v के साथ। इसकी स्पीड क्या है, v है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मतलब ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे आपको नेगेटिव मिले तो यानी इसका पॉजिटिव डायरेक्शन है ट्रैवलिंग का कांस्टेंट स्पीड के साथ। f डिपेंड करता है सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस पे, यानी जो आपका फंक्शन है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस क्या है, कहाँ से डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिला है। देयरफॉर इफ फंक्शन इज SHM, अगर आपका फंक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वो फॉलो करेगा इस इक्वेशन को, y एक्स टी इज इक्वल टू a साइन x के एक्स माइनस डब्ल्यू टी। ओके, ये इक्वेशन 2, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस यानी प्रोग्रेशन दिखा रहे हैं। अब इसमें a जो है ये एम्पलीट्यूड है वेव का, k क्या है, इसे वेव नंबर कहते हैं जो 2 पाई बाय लैम्बडा होता है। ओके, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। v क्या है, ये आपका स्पीड होता है, ओके, जो w बाय k होता है। अगर मैं इसके SI यूनिट की बात करूं तो इसका SI यूनिट क्या है, द SI यूनिट ऑफ k वेवलेंथ एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज, k की क्या है, k इज इक्वल टू, k का यहाँ पे दे रखा है रेडियन पर मीटर, आपको वेवलेंथ मीटर में ही मेजर करना पड़ेगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड में। इनकी यूनिट्स को भी हमने डिस्कस कर लिया है। एंड फ्रीक्वेंसी होता है ऑक्सीलेशन का, जिसको हर्ट्ज पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी यानी 1 बाय टाइम, और अभी हमने देखा कि इसको अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो ओमेगा बाय 2 पाई आता है, यानी n इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई भी होता है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। अगर मेरा नेगेटिव x डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन होगा, इक्वेशन सेम होगा, बस यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो इक्वेशन आपको नेगेटिव x डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस शो कर रहा है। नाउ अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम विच always have the same speed if a sine waves travel through the medium। सवाल कुछ ऐसा है, पूछा जा रहा है कि क्या मिनिमम डिस्टेंस होगा दो पार्टिकल्स के बीच में, अगर वो किसी मीडियम से ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी सेम स्पीड है और उनका ट्रैवल का जो पैटर्न है वो साइन वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी मीडियम से, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो आंसर कुछ ऐसा है, अ साइन वेव हैव बोथ द मैक्सिमा एंड मिनिमा। साइन वेव्स के पास दोनों मैक्सिमा और मिनिमा दोनों होता है। द स्पीड एट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम पॉइंट आर द सेम। तो जो स्पीड है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स पे वो क्या होगा, सेम होगा, आर द सेम।
वेयर द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज डिफरेंट, बस उनका जो डायरेक्शन है यानी इक्वल स्पीड अपोजिट इन डायरेक्शन, आप ऐसा बोल सकते हो। अ साइन वेव्स इज ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम, अगर आपका कोई भी साइन वेव्स ट्रैवल कर रहा है किसी भी मीडियम से, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑलवेज हैव द सेम स्पीड इज लैम्बडा बाय 2, वेवलेंथ डिवाइड बाय 2। तो क्या बोल रहे हैं कि जो भी साइन वेव्स ट्रैवल करेगा किसी भी मीडियम से, उसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है दो पार्टिकल्स के बीच में, वो हमेशा लैम्बडा बाय 2 ही होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के अकॉर्डिंग, व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स? अ प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम रीचेस एन इंटरफेस separating two medium, a certain point of wave energy comes back in the same medium। क्या बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, वेव्स कैसे रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। मान लीजिए आपका रिफ्लेक्टर है, अगर ये ऐसे आया है तो ऐसे ही जाएगा, सम लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्रोग्रेसिव वेव है वो ट्रैवलिंग हो रहा है मीडियम से, किसी मीडियम से, वो जब अपने इंटरफेस यानी वो जगह जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होने वाला है, इंटरफेस यानी वहाँ पे इंटरफेस वो जगह जहाँ पे दो मीडियम्स सेपरेट हो रहे हैं, अ सर्टन पार्ट, कुछ ऐसे सर्टन पार्ट्स हैं वेव एनर्जी की, कम बैक इन द सेम मीडियम, कुछ उनमें से वापस से उसी मीडियम में आ जाएंगे, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। द वेव्स चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, तो वेव क्या करेगा, अपने जो कुछ वेव्स हैं जो कम बैक हुए हैं तो उन्होंने अपने डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को चेंज कर दिया है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम द इंटरफेस, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन हो गया वेव्स का, कहाँ से, इंटरफेस से। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना इन विच साउंड वेव्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम कम बैक इन ओरिजिनल मीडियम विथ स्लाइटली डिफरेंट इंटेंसिटी एंड एनर्जी। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये एक फिनोमिनॉन है साउंड वेव्स, साउंड वेव्स में मैं बात कर रहा हूँ, यानी साउंड वेव्स के अंदर रिफ्लेक्शन एक फिनोमिनॉन है जिसमें ट्रैवल कर रहा है साउंड वेव्स एक मीडियम से ओके टू अनदर मीडियम में, वो कम बैक करता है अपने ओरिजिनल मीडियम में, मतलब वो जिस, अगर मान लीजिए ये अपने एयर मीडियम से जा रहा है तो वापस से अगर ये उसी एयर मीडियम में कम बैक करता है और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करता है तो इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसकी बस इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद सम लॉस ऑफ एनर्जी होता है जिसके वजह से उसका जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सोनोमीटर। गाइस क्या होता है सोनोमीटर, ये 6.8 है आपका, तो अब हम डायरेक्टली 6.8 डिस्कस करेंगे ओके। और इसके जो बीच के सेक्शन हैं अगर उसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ तो अभी हम लोग सोनोमीटर को डिस्कस करेंगे। अ सोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ होलो रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स कॉल्ड द साउंड बॉक्स। सोनोमीटर के पास क्या होता है, एक होलो यानी खाली रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स होता है जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। और साउंड बॉक्स इज यूज्ड टू मेक अ लार्ज मास of a air vibrate so that the sound produced by the vibrating string metal wires in this case get amplified। क्या होता है एक्चुअल में ये साउंड बॉक्स के अंदर क्यों यूज होता है इसका, एक लार्ज मास एयर वाइब्रेशन कॉलम होता है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। इसमें वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होती हैं, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यानी मेटल की वायर्स होती हैं, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मतलब मेटल वायर्स, और ये गेट एम्पलीफाइड यानी इनका जो ध्वनि है वो एम्पलीफाई हो जाता है, बढ़ जाता है, सामान्य से बढ़ जाता है, एम्पलीफिकेशन हो जाता है। The same principle is applied by stringed instruments such as the violin, guitar, तानपुरा एक्सेट्रा। और यही सेम प्रिंसिपल यूज होता है स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि वायलिन के अंदर भी सेम इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, एक स्ट्रेट स्ट्रिंग रहेगा, उसके नीचे एक होलो स्पेस रहेगा, जैसे ही आप उस स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराएंगे, वाइब्रेट करते ही वो जो साउंड है उस बॉक्स के अंदर गेट रेजोनेट एंड एम्पलीफाइड, ठीक है। तानपुरा एक्सेट्रा ये सारी चीज़ों में सेम प्रिंसिपल यूज होता है। देयर आर द टू ब्रिज ऑफ पी एंड क्यू, यहाँ पे देखिए ब्रिज है पी और क्यू के बीच में, अलॉन्ग द विथ ऑफ द बॉक्स, और ये इसका विथ कितना होता है बॉक्स के हिसाब से होता है, कैन बी मूव पैरेलल सो दैट द लेंथ ऑफ द बॉक्स, ये पैरेलली मूव करेगा किसके, लेंथ ऑफ द बॉक्स के लिए ओके। नाउ अ मेटल वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल रन्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बॉक्स ओवर द ब्रिज। ये जो मेटल वायर है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया में होता है, ये किसके अलॉन्ग रन करेगा, लेंथ ऑफ द बॉक्स ऑफ द ब्रिज के लेंथ ऑफ द बॉक्स के हिसाब से ये मूव करेगा, रन करेगा। नाउ अब क्या होगा, इट इज अ फिक्स्ड एट अ वन एंड एंड इट्स अदर एंड पास ओवर द पुल्ली, इसका एक एंड फिक्स होता है और एक पुल्ली से पास होता है
A hanger with the suitable slotted weight can be attached to be free end of the wire. ये कैसा होता है, इसमें हैंगर होता है एक सुटेबल स्लॉटेड वेट अटैच होता है जिसको फ्री एंड ऑफ द वायर के साइड में, जो एंड फ्री होता है, एक साइड तो हमने फिक्स कर दिया है, दूसरा एंड फ्री है, उस फ्री एंड की जगह पे हम थोड़ा सा वेट अटैच करके रखते हैं. नाउ अब क्या होता है, बाय चेंजिंग, अगर मैं चेंज कर देता हूं, क्या चेंज करना है हमें फिलहाल यहाँ पे देखें, बाय चेंजिंग द वेट, अगर मैं गलती से वेट चेंज करता हूं तो क्या चेंजेस आएगा, बाय चेंजिंग द वेट द टेंशन ऑफ द वायर कैन बी वेरीड. वजन को चेंज करने पे क्या चेंज होगा, हाँ, जो टेंशन है वायर के अंदर यानी कैपिटल टी गेट चेंज. द मूवेबल ब्रिज अलाउ अस टू चेंज द वाइब्रेटिंग लेंथ ए बी ऑफ द वायर. अब ये मूवेबल ब्रिज है तो इसके वजह से क्या होता है, देखो कि इसका जो लेंथ है वायर का हम वो एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं आपको इस डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा. नाउ ये डायग्राम का नाम क्या है पहले वो हम देख लेते हैं. ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, किसके लिए, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द सोनोमीटर. अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका हुक है, यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से आपने एक स्ट्रिंग थ्रू में मूवेबल एयर ये पुल्ली के पास लगा दिया यानी रोटेटिंग व्हील. ठीक है, अब वहाँ से एक एंड आप अटैच करके अदर एंड पे आप क्या अटैच कर सकते हैं, स्लॉटेड वेट यानी वेट के यहाँ पे हैंग कर सकते हैं. ओके, नाउ जैसे ही हम वेट चेंज करेंगे वैसे ही जो टेंशन है इस स्ट्रिंग के अंदर यानी ये टी के अंदर जो टेंशन है ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा. सो दिस इज माय कंप्लीट सेटअप फॉर द साउंड बॉक्स. ये हमारा साउंड बॉक्स है सोनोमीटर के लिए जो हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है, ये कंप्लीट है. ओके, नाउ नो इशू टिल हियर. कुछ भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नाउ अब हम आगे देखेंगे कि एक्चुअल में इसको यूज कैसे करते हैं. ठीक है, नाउ इफ द वायर इज प्लग्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द ब्रिज, अगर मैं दो ब्रिज के बीच में एक वायर को प्लग कर देता हूं तो जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे वायर के अंदर. स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस बिटवीन द टू ब्रिज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव. जो स्टेशनरी वेव्स है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ये दो ब्रिजेस के बीच में प्रोड्यूस होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है ट्रांसवर्स वेव्स का एट द ब्रिज एंड देयर सुपरपोजिशन. कहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है ट्रांसवर्स वेव्स का, ब्रिज से उसके सुपरपोजिशंस के लिए. नाउ दोस्त पोर्शन ए बी ऑफ द वायर बिटवीन द टू ब्रिज पी एंड क्यू, तो ये जो पोर्शन है ए बी का पी और क्यू के बीच में इज वाइब्रेटिंग लेंथ. यही क्या है मेन हमारा वाइब्रेटिंग लेंथ है, यही लेंथ वाइब्रेट कर रहा है. वायर कैन ऑल्सो बी मेड अप ऑफ वाइब्रेट बाय होल्डिंग अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग नियर इट. अब वायर भी वाइब्रेट करने लगेगा जब मैं ट्यूनिंग फॉग को, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग को उस वायर के पास लेके जाऊंगा. ओके, नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज द सेम. क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेशन का वो सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ द ट्यूनिंग फॉग. किसके बराबर होना चाहिए, ट्यूनिंग फॉग के फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए. ओके, नाउ if this frequency happens to be one of the natural frequency of the wire, standing waves with a large amplitude are set up in the wire since the two vibrate in the resonance. क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ऐसा होता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हमने क्या किया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर दिया, वायर के नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हमने प्रोड्यूस कर दिया, तो जो स्टैंडिंग वेव्स हैं वो लार्ज एम्पलीट्यूड में सेटअप हो जाएंगे इन द वायर सिंस टू वाइब्रेट इन द रेजोनेंस. और वायर भी क्या करने लगेगा, इस जगह पे रेजोनेट करने लगेगा. ओके, रेजोनेंस देने लगेगा. अब मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, टू आइडेंटिफाई द रेजोनेंस ऑफ अ स्मॉल पीस ऑफ अ पेपर. अगर मुझे एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर का रेजोनेंस पता लगाना है, नो एज द राइडर आर. अब मुझे जानना चाहिए कि राइडर आर क्या है. प्लेस ओवर द वायर एट द पॉइंट इन द मिडल ऑफ द लेंथ ए बी. अब मैं क्या करूँगा, एक राइडर आर, अगर मुझे किसी पीस ऑफ पेपर का रेजोनेंस पता लगाना है तो मैं मिडल में, ए बी के मिडल में एक पेपर का टुकड़ा रख दूंगा. हाँ, डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ द ब्रिज पी एंड क्यू. अब मैं पता लगाऊंगा कि जो मेरे ब्रिज हैं पी क्यू उनकी पोजीशन क्या है. अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉक्स एंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मॉड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मिडल वायर गेट अटैच, देन व्हाट हैपन, वायर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों का मैच होना चाहिए. तो क्या होगा,
दिस इज अचीव बाय द एडजस्टिंग द लेंथ ऑफ ए बी। अब ये कैसे अचीव होगा, यानी मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉग और फंडामेंटल मॉड ऑफ वाइब्रेशन वायर का मैच करना पड़ेगा। ये कैसे मैच होगा, जब मैं लेंथ ए बी को एडजस्ट करूंगा। हाउ दिस कैन बी हैपेंस, व्हेन आई एडजस्टिंग द लेंथ ऑफ ए बी। नाउ यूजिंग द ब्रिज पी एंड क्यू। अब ए बी का लेंथ मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, पी और क्यू को एडजस्ट करके। द पेपर राइडर हैपेंस टू बी एट द एंटी नॉड एंड फील्ड्स ऑफ द वायर। अब जो पेपर का राइडर है वो क्या होगा, एंटी नॉड पे आएगा। सोनोमीटर कैन बी यूज टू वेरीफाई द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। सोनोमीटर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का पता लगाने के लिए। नाउ अब हम सबसे पहला वेरीफाई करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ अ फर्स्ट लॉ ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का पहला लॉ क्या है, उसका वेरिफिकेशन देखते हैं। बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ द वायर एंड इट्स मास, द मास पर यूनिट लेंथ m ऑफ अ वायर इज डिटरमाइंड। मुझे सबसे पहले मेजर करना पड़ेगा क्या लेंथ है वायर का, उसके ऊपर कितना मास, यूनिट मास है, मास m क्या है, ये मुझे पता लगाना पड़ेगा। देन द वायर इज स्ट्रेच ऑन द, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस वायर को स्ट्रेच कर सकते हैं। कहाँ पे स्ट्रेच करना है, सोनोमीटर। अब हम इस वायर को अटैच कर देंगे सोनोमीटर एंड हैंगर इज द सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड, और हैंगर सस्पेंड होगा उसके फ्री एंड पे। मतलब हम लेंथ और मास पता लगा के उस हैंगर के ऊपर क्या कर सकते हैं, मास को अटैच कर सकते हैं। अ सुटेबल टेंशन टी इज अप्लाइड टू द वायर बाय प्लेसिंग स्लॉटेड वेट ऑन द हैंगर। अब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, एक सुटेबल लेंथ अप्लाई कर सकते हैं, सुटेबल टेंशन मिल जाएगा वायर पे, एक स्लॉटेड वेट पे हैंगर हम उसे कर सकते हैं आसानी से। द लेंथ ऑफ अ वायर L1 इज वाइब्रेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी N1। तो जो लेंथ L1 का है उसका वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, N1, एज दैट ऑफ द ट्यूनिंग फॉग डिटरमाइंड एज फॉलो। और उसे तो ये किसकी तरह होगा, ट्यूनिंग फॉग के फ्रीक्वेंसी की तरह ही होगा। अब इसे कैसे डिटरमाइन करेंगे, चलिए देख लेते हैं। अ लाइट पेपर राइडर इज प्लेस्ड ऑन द वायर मिडवे बिटवीन द ब्रिज। अब हमने एक छोटा सा पेपर रख दिया है बीच में, कहाँ पे, ब्रिज के बीच। द ट्यूनिंग फॉग इज सेट ऑन द वाइब्रेशन बाय स्ट्राइकिंग ऑन द रबर पैड। अब हमने ट्यूनिंग फॉग को वाइब्रेशन में कैसे लाया, उसको रबर पैड पे स्ट्राइक करके। द स्ट्रीम ऑफ अ ट्यूनिंग फॉग इज हेल्ड ऑन अ कॉन्टेक्ट विद द सोनोमीटर बॉक्स। अब जो ये स्ट्रीम है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग की, मैं इसको किसके पास लेके जाता हूँ, सोनोमीटर बॉक्स के पास लेके जाता हूँ। बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ब्रिज विदाउट डिस्टर्बिंग द पेपर। अगर मैं ब्रिज का डिस्टेंस चेंज करता हूँ बिना डिस्टर्ब किए पेपर राइडर को, तो क्या होगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वायर इज चेंज। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो वायर की क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन वायर बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉग। और एक ऐसा समय आएगा जब फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन की है वायर की, वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी किसके, ट्यूनिंग फॉग के। द वायर वाइब्रेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और इस केस में वायर क्या करेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन देगा। एंड द पेपर राइडर्स टर्न ऑफ। और जो पेपर का तुम्हारा राइडर है वो क्या हो जाएगा बेटा, टर्न ऑफ होने लगेगा। In this way, a set of the tuning fog having a different frequency। इस केस में, इस सेट में मुझे ट्यूनिंग फॉग अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ मिला, N1 मिला, N2 मिला, N3 मिला एंड सो ऑन, आर यूज टू करस्पॉन्ड द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर आर नोटिस एज L1, L2, L3। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो फ्रीक्वेंसी मिला N1 किसके लिए मिला, हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, N1 के लिए L1 मिला, यानी फ्रीक्वेंसी के लिए जो लेंथ मिला वो L1 मिला। N2 फ्रीक्वेंसी के लिए L2 लेंथ मिला, N3 फ्रीक्वेंसी के लिए लेंथ L3 मिला। अब हम क्या ये लगातार करते रहेंगे बाय कीपिंग द टेंशन कांस्टेंट। अब हमने क्या किया, वेट को कांस्टेंट रखा है, हाँ, टेंशन कांस्टेंट है, यानी T इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आप लोगों को, हाँ, ऑब्जर्व दैट द T इज इक्वल टू N1 L1 विच इज इक्वल टू N2 L2 विच इज इक्वल टू N3 L3 आर कांस्टेंट फॉर द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द टेंशन T एंड द मास पर यूनिट लेंथ इज M। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या करस्पॉन्ड करता है, इसके पास कांस्टेंट वैल्यू है टेंशन का, मास पर यूनिट लेंथ है नाउ। तो NL क्या होगा बेटा, यानी N मतलब फ्रीक्वेंसी इनटू लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाँ, यानी N यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ इफ T एंड मास आर कांस्टेंट। अगर टेंशन और मास कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, हाँ, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लेंथ कम हो जाएगा, लेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। नाउ दोज द फर्स्ट लॉ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज वेरीफाई बाय यूजिंग द सोनोमीटर।
तो पहला लॉ क्या बोलता है कि जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है उसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। दोस्त हमारा फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। हाँ, द फर्स्ट लॉ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज वेरीफाइड बाय यूजिंग सोनोमीटर, यानी सोनोमीटर की मदद से मैंने पहला लॉ वेरीफाई कर लिया। नाउ अब मैं सेकंड लॉ देखता हूँ। व्हाट इज माय सेकंड लॉ? वेरिफिकेशन ऑफ अ सेकंड लॉ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अब सेकंड लॉ को वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यानी सेकंड लॉ को वेरीफाई करेंगे। हाँ, और ये हाँ, इसमें क्या होगा, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जो लेंथ है इज गिवन बाय अ वायर ऑफ मास पर यूनिट लेंथ एम। अब एल क्या हो गया, लेंथ हो गया वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का, एम क्या हो गया, मास हो गया जो हमने उस वायर टेंशन के लिए हैंग करके रखा है। ओके, कीप द कांस्टेंट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द सेकंड लॉ। अब हम क्या करेंगे, लेंथ और मास को कांस्टेंट रखेंगे सेकंड लॉ को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, पहले लॉ में हमने क्या टेंशन और मास को कांस्टेंट रखा था, सेकंड लॉ में हमको लेंथ और मास को कांस्टेंट रखना है। बाय चेंजिंग द टेंशन the same length is made to vibrate in a unison with a different tuning forks of the varies frequency। अगर मैं चेंज कर देता हूं टेंशन सेम लेंथ पे तो क्या होगा, सेम लेंथ है लेकिन मैंने टेंशन को चेंज कर दिया है तो क्या होगा, वाइब्रेशन एक साथ होगा, साइमल्टेनियसली परफॉर्मिंग द वाइब्रेशन विद द डिफरेंट ट्यूनिंग फॉक्स। अलग अलग ट्यूनिंग फॉक के साथ वो एक साथ वाइब्रेशन परफॉर्म करने लगेंगे एंड वेरी क्या होने लगेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी गेट वेरी। इफ द टेंशन T1 T2 एंड T3 द फ्रीक्वेंसीज आर N1 N2 N3, यानी अगर आपका टेंशन T1 है तो फ्रीक्वेंसी N1 मिलेगा, टेंशन T2 है तो फ्रीक्वेंसी N2 मिलेगा और टेंशन 3 है तो फ्रीक्वेंसी N3 मिलेगा। अब क्या होता है हमें पता है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व दैट द फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ टेंशन T1 एंड दिस इज सो ऑन। तो हमें वैल्यू क्या मिली, कांस्टेंट वैल्यू, फ्रीक्वेंसी इज डिवाइड बाय हाँ अंडर रूट टेंशन। ओके ना, तो हमारा जो सेकेंड लॉ है आगे क्या कहता है, यहाँ पे इस केस में, इन दिस केस देयरफॉर आई कैन से दैट माय फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन टी इफ, कब, जब मास एंड लेंथ आर कांस्टेंट है। सो दिस इज वेरीफाइंग द सेकेंड लॉ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अब हम सोनोमीटर से सेकेंड लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ इस वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अब हम वेरिफिकेशन देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का। अगर मुझे वेरीफाई करना है, फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, टू वायर्स हैविंग अ डिफरेंट मास, दो वायर चाहिए जिनका अलग अलग मास हो पर यूनिट लेंथ। अब इस बार चेंज क्या होने वाला है, मास चेंज होने वाला है, द वेरिएबल शुड बी मास। ओके, नाउ लीनियर डेंसिटीज आर गिवन आर यूज। तो हम क्या करेंगे, थर्ड लॉ को वेरीफाई करने के लिए दो वायर लेंगे अलग अलग, उनमें मास M1 M2 यानी दो अलग अलग मास रखेंगे। द फर्स्ट वायर इज सब्जेक्टेड टू सुटेबल टेंशन एंड मेड टू वाइब्रेट इन अ यूनिशन विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क। एक साथ, यानी अब पहला जो वायर है उसको एक सुटेबल टेंशन देंगे और क्या करेंगे, दोनों को एक साथ वाइब्रेट करने की कोशिश करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से। द वाइब्रेटिंग लेंथ इज नोटिस L1। अब जिस लेंथ पे वो वाइब्रेट होने लगा उस लेंथ को हम L1 बोल के नोटिस कर लेंगे। ठीक है, यूजिंग द सेम ट्यूनिंग फॉर्क फॉर द सेकेंड वायर। अब सेकेंड वायर ले लेंगे और सेम ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से हम उसको भी वाइब्रेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, मेड टू वाइब्रेट अंडर द सेम टेंशन, वो सेम टेंशन में वाइब्रेट होना चाहिए एंड वाइब्रेटिंग लेंथ इज L2 इज डिटरमाइंड, और जो वाइब्रेटिंग लेंथ है L2 वो डिटरमाइन होना चाहिए। Thus the frequency of the vibration of the two wires is keep same under the applied tension T। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेटिंग टू वायर्स की उसको क्या करेंगे, सेम टेंशन के अंडर वाइब्रेशन, हाँ, वाइब्रेट करने की कोशिश करेंगे। इट इज फाउंड दैट द, अब क्या मिला है हमें, एक नया फॉर्मूला मिल गया। हाँ, सो दिस इज इक्वल टू L1 अंडर रूट M1 विच इज इक्वल टू L2 अंडर रूट M2। कांस्टेंट क्या आएगा, L1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट M मास। ओके, नाउ बट बाय फर्स्ट लॉ ऑफ द वाइब्रेशन, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में क्या देखा, यानी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। नाउ देयरफॉर we get that the number fundamental frequency is also inversely proportional to under root mass if tension and length are constant। अब इस केस में हमें क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, टेंशन एंड लेंथ। ओके ना, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। इसे हम क्या कहते हैं,
वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का। इन दिस वे द लॉ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आर वेरीफाई बाय यूजिंग अ सोनोमीटर। इस तरीके से हम जो 3 लॉ हैं उनको वेरीफाई कर सकते हैं सोनोमीटर की मदद से। नाउ अभी हमारे पास एक सॉल्व एग्जांपल है, इस एग्जांपल को डिस्कस कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। अब जो हमने सोनोमीटर लिया है उसका जो वायर है वो कितने सेंटीमीटर का ले लिया है, 50 सेंटीमीटर का। स्ट्रेच बाय कीपिंग द वेट इक्विवेलेंट टू 3.5 kg। अब मैंने उसको कितना उसमें टेंशन लाया है, हाँ मास उसमें 3.5 kg का लाके उसको स्ट्रेच किया है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज 125 हर्ट्ज। अब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की वो कितनी है, 125 हर्ट्ज। मुझे डिटरमाइन करना है द लीनियर डेंसिटी ऑफ अ वायर। व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन, द लीनियर डेंसिटी ऑफ अ वायर। ओके नाउ गिवन मुझे क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है तो मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ओके नाउ टेंशन दिया हुआ है 3.5 kg। अब kg तो मिल गया, अब उसमें मैं ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस कर दूंगा यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके नाउ तो ये kg से मेरा न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 34.3 न्यूटन्स। ओके और मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी n इज इक्वल टू 125 हर्ट्ज दे रखा है। तो अब हमारा फॉर्मूला ही यही है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टेंशन डिवाइड बाय मास। ओके तो एज पर दिस मुझे क्या करना है, अब मैं इनका सबका स्क्वायर ले लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, है ना, बोथ साइड, मैंने बोथ साइड क्या ले लिया है, स्क्वायर ले लिया है। तो क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगाऊंगा तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, L का स्क्वायर L स्क्वायर हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं स्क्वायर लगाऊंगा, व्हेन आई अप्लाई स्क्वायर ऑन दिस एरिया, स्क्वायर एंड दिस रूट गेट कैंसिल, तो मुझे सिर्फ टेंशन बाय मास ही मिलेगा। क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पे मैं इक्वेशन को रीअरेंज कर लेता हूँ। कैसे रीअरेंज किया है, किस फॉर्मेट में रीअरेंज किया है, मास के फॉर्मेट में रीअरेंज किया है। तो मुझे क्या करना है, मास को इस जगह पे लेके जाना है और टेंशन को सिर्फ इस जगह पे लेके आना है। ओके तो मुझे क्या मिलेगा, T अपॉन, देखें सिर्फ मास की जगह मैंने यहाँ पे n स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है, और n स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे मास लिख दिया है, दोनों का प्लेस रिप्लेस कर दिया है। तो ऊपर का टेंशन मेरा वैसे का वैसा 4L स्क्वायर और ये n स्क्वायर। क्लियर, रीअरेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो मुझे 3.53 टेंशन मिला है। ओके मास इज कन्वर्टेड इनटू टेंशन। ओके नाउ एंड 4 इंटू 125 होल स्क्वायर, मतलब 4 मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 125 स्क्वायर से, एंड मल्टीप्लाई बाय 0.05। पहले मैं इस पूरे टर्म को सॉल्व कर लूँगा। ओके नाउ अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दूँगा। तो टेंशन मुझे कितना मिला था, 34.3, 4 एज सच। फ्रीक्वेंसी मुझे मिली हुई है यानी n 125, स्क्वायर दिया है तो मैं स्क्वायर में ले लूँगा। लेंथ आई नो दैट 0.5, ओके स्क्वायर तो मैंने ले लिया। अब इन सबको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो जो मास आता है वो कितना आएगा, 2.195 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर। गाइज इसका कैलकुलेशन काफ़ी ईजी है, आप इजीली घर पे परफॉर्म कर सकते हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके कैलकुलेशन के बारे में पूछ सकते हो, नो इशू। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जुड़े रहे रिवीजन के साथ। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। जय हिंद, जय भारत।